वेलकम टू द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम लोग कर रहे थे। इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग आज जो है आज करेंगे कि पोलर फॉर्म क्या होती है। जो हमारे सीआर इक्वेशंस थे, कॉची रीमान इक्वेशन, ये नेसेसरी कंडीशन भी थी। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होना चाहता है तो उसको कम से कम सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशंस। पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशंस। सीआर इक्वेशन की जो पोलर फॉर्म है वो क्या होती है, कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए, चूंकि हम पहले मान लेते हैं हमारा जो फंक्शन है, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी टाइप का फंक्शन है। कैसा है? यू प्लस आई वी टाइप का फंक्शन है। यहाँ पे u और v x y के फंक्शंस होते हैं। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा मानते हैं एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा मानते हैं। y इज इक्वल टू क्या होता है? आर साइन थीटा। ओके, पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? z होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है? x प्लस आई बाई टाइप का होता है ना। तो x इज इक्वल टू कितना है? आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। ये x और y की हमने क्या करा है? वैल्यू रख दी है। तो ये कितना आ गया? यहां से r हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है ना। आइलर फार्मूले से ये कितना होगा? तो ये जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा। ओके, सो ये जो फंक्शन हमने बनाया है ऊपर, जो ये फंक्शन है, ये कैसे लिखा जा सकता है? अगर जेड इज इक्वल टू आर इंटू आई ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, तो जो u प्लस आई वी होगा वो कैसा हो जाएगा? u प्लस आई वी इज इक्वल टू एफ आर इंटू ई टू पावर आई थीटा। ओके, ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ अब इसको क्या करते हैं, अब इसको एक्स आर और थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू आर। तो क्या मिलेगा हमको? डल यू बाई डल आर प्लस आई डल वी बाई डल आर इज इक्वल टू, इधर आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा? एफ का हो जाएगा एफ डैश आर ई टू पावर आई थीटा, और आर इंटू ई की पावर आई थीटा का क्या हो जाएगा? इंटू ई टू पावर आई थीटा ऐसे रहेगा। आर का आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू 1। ओके, सो ये सिमिलरली इसको मान लेते हैं, ये हमारा क्या है? ये इक्वेशन 1 है। इसी को सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
थीटा के रेस्पेक्ट में जो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, वी गेट डल्यू बाई डल थीटा प्लस आई डल वी बाई डल थीटा, ठीक है ना। इसका तो ये हो जाएगा इक्वल टू एफ का करेंगे एफ डैश आर ई टू पावर आई थीटा, फिर आर ई टू पावर आई थीटा, चूंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इनटू आर ऐसे ही रहेगा, ई की पावर आई थीटा का करेंगे ई की पावर आई थीटा ही रहेगा, आई थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, नाउ इस इधर एक्स्ट्रा क्या है, ई टू पावर आई थीटा छोड़ इधर ही रखते हैं, बाकी आई और आर इसके अपॉन में लिए चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 आई आर डल्यू बाई डल थीटा प्लस आई डल बी बाई डल थीटा इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में इधर ये वाला आर और ये वाली आई हम क्या इधर अपॉन में लेके आ गए, ये यहाँ पे, तो क्या बचेगा, एफ डैश आर ई टू पावर आई थीटा इंटू ई टू पावर आई थीटा, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ कंपेयरिंग 1 एंड 2, क्योंकि इस इक्वेशन का आरएचएस इधर और इधर दोनों इक्वल हैं, तो एलएचएस भी इक्वल होंगे। तो नाउ कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 आरएचएस, एलएचएस इक्वल है तो कंपेयर करेंगे दोनों का, आरएचएस अगर इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल होगा, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट डल्यू अपॉन डल आर प्लस आई इंटू डल वी अपॉन डल आर, दिस इज इक्वल टू 1 आई आर and this bracket is here and del u upon del theta and plus I del v by del theta. Okay, so this implies that del u upon del r and plus I del v by del r, ये 1/r ऐसे ही रहेगा, आई ऊपर जाके माइनस आई हो जाएगा, दिस बिकम माइनस आई, ठीक है ना, ये माइनस आई हो गया एंड del u by del theta and plus I del v by del theta. Okay, so this implies that del u by del r and plus I del v by del r, okay, is equal to 1/r ऐसे रखेंगे, I को अंदर एंट्री कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आई del u by del थीटा, ये इधर जाके माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर फिर से प्लस का हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर -1 देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस डल वी बाई डल थीटा हो जाएगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ, सो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड imaginary part. Okay, equating real and imaginary part, what we get, we get del u by del r equal to
1/r del v by del theta and del v by del r equal to -1/r del u by del थीटा। ओके, ये जो ये क्या है हमारे, ये पोलर फॉर्म ऑफ द सीआर इक्वेशंस। ये क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन। दिस इज नथिंग, इट इज जस्ट पोलर फॉर्म ऑफ द सीआर इक्वेशन। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी सीरीज में नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कॉम्प्लेक्स जो एनालिटिक फंक्शन है उसका अगर रियल पार्ट कांस्टेंट हो जाए या इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट हो जाए तो क्या फंक्शन कांस्टेंट होता है नहीं होता है, ये चेक करना है इसी सीरीज में। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम है इफ रियल पार्ट इफ रियल पार्ट और यहाँ पे इमेजिनरी भी रख लेते हैं, दो में से कोई भी एक पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन is constant, function is constant, then function is constant, then function is constant। ओके, अगर किसी फंक्शन का रियल या इमेजिनरी, जो हमारा एनालिटिक फंक्शन है, अगर उस फंक्शन का रियल या इमेजिनरी पार्ट कोई भी पार्ट अगर कांस्टेंट हमारा होता है तो पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट होगा। कैसे इसको प्रूव करते हैं, ये फैसिलिटी सिर्फ एनालिटिक फंक्शन के पास ही होती है ना। ऐसा नहीं है कोई फंक्शन अगर उसका रियल पार्ट कांस्टेंट हो गया तो उसका फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ एनालिटिक फंक्शन के पास है। अगर फंक्शन एनालिटिक है और उसका रियल या इमेजिनरी एक भी पार्ट कांस्टेंट हुआ तो पूरा वो फंक्शन ही कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके लिए लेट एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन। अगर इसको मैंने क्या किया, एक एनालिटिक फंक्शन बना लिया है, एनालिटिक फंक्शन that is f of z, the format must be of the form u plus ib। okay, so since this is analytic function, so its real and imaginary part must satisfy CR equations। since real part is constant, that is this is the real part of analytic function, this is imaginary part of the analytic function, if one of them is constant then fz has to be constant, we have to show that। so consider u is constant, since given that u is constant, u, that is consider the real part is constant, that is let u is equal to a constant c। okay, so since u is constant, so it is clear that del u by del x is equal to 0 and del u by del y is equal to 0 because u is constant। okay, since function, this function is analytic function, so satisfy CR equations। since fz is analytic, fz is analytic, so this implies that u and v satisfies Laplace equation, oh sorry, Laplace CR equation,
सेटिस्फाइज सीआर इक्वेशंस। वाई सीआर इक्वेशंस को क्यों सेटिस्फाई करेंगे? क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं। ओके, सो दैट इज सीआर इक्वेशंस लिखते हैं, del u बाई del x इक्वल टू del v अपॉन del y एंड del v अपॉन del x इक्वल टू del u upon minus del u upon del y. Since del u upon del x is 0, so this implies that del v upon del y is equal to 0. And from here, since del u upon del y is 0, so this implies that del v upon del x equal to 0. Okay, since v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन 0 है, v का y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन 0 है, so this implies that v is constant. v is constant. This shows that v is constant. Okay, when v is constant, so this is or above given that u is constant, here v is constant, so ultimately this implies that u and v both constant, u and v are constant. Okay, so this implies that since fz is equal to u plus iv, so u v both are constant, this implies that fz is constant. Okay, hence proved. Then if one of them, this is the real part of analytic function, this is imaginary part of the analytic function, if one of them is constant, then fz has to be constant. This is an important problem, है ना? तो important रिलेशन है, ये ध्यान रखना है। अगर एनालिटिक फंक्शन का रियल या इमेजिनरी में से कोई भी एक पार्ट कांस्टेंट होता है तो पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन के तौर पे कर लेते हैं इसको। इफ या लेट्स से fz हमको दिया है, fz इज इक्वल टू z बार, fz इज इक्वल टू z बार, then show that fz is equal to z bar, then show that fz is nowhere analytic, fz is nowhere analytic, nowhere analytic. Okay, since so this implies that since fz is equal to z bar, so this implies that fz solution, let's change the color for you, this fz is equal to u plus iv, fz is equal to u plus iv, and this is equal to as given that z bar. Okay, so this implies that u plus iv is equal to this z bar is equal to x minus I by equating real and imaginary part, we get u is equal to x and v is equal to minus by. Okay, now if this function is analytic, so necessary condition is that it must satisfy CR equations. if analytic तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कम से कम, अगर ये CR इक्वेशन ही नहीं करेगा तो ये एनालिटिक नहीं होगा। So since
डब्ल्यू अपॉन डल एक्स, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा 1 एंड डब्ल्यू अपॉन डल बाई, यू का बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा 0 एज गिवन दैट हियर नो बाई, ओके, एंड डब्ल्यू अपॉन सॉरी डल वी अपॉन डल एक्स इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 0 एंड डल वी अपॉन डल बाई इक्वल टू that is -1. Now here it is clear that w upon del x and del v upon del y, w upon del x is 1, this is 1 here, okay, w upon del x is 1 and del v upon del y is -1, so this is, so here is 1 and this here is -1, this is, these are never equal, है ना, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, है ना, एंड सिमिलरली एंड डल यू अपॉन डल वाई इज इक्वल टू माइनस डल वी अपॉन डल एक्स, भाई ये दोनों कहीं भी इक्वल नहीं है, किसी भी एक्स और वाई कुछ भी आप यहाँ चूज कर लीजिए, एक्स वाई कोई भी वैल्यू रख लीजिए किसी भी पॉइंट के लिए, ये कभी 1 -1 के बराबर नहीं होगा, अतः ये सीआर इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, कहीं भी फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये कहीं भी एनालिटिक भी नहीं है, इसलिए एफ जेड इज नो वेयर एनालिटिक बिकॉज ये कहीं भी सीआर इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, सो दिस इंप्लाइज दैट एफ जेड इज नो वेयर एनालिटिक, दिस इंप्लाइज दैट एफ जेड इज नो वेयर एनालिटिक, डन, नो वेयर एनालिटिक। ओके, तो आज का लेक्चर इस ये यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक फंक्शन, जो नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है वो ध्यान रखिएगा क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। ओके, आज का लेक्चर ये वाला यहीं पे स्टॉप करते हैं।